नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तर प्रदेश की औरैया से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया। वीडियो सीधे तौर पर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए जाने वाले दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि यहाँ एक युवक को अस्पताल से अपनी बहन का शव बाइक से ले जाना पड़ा। उसने दुपट्टे से पीठ पर बहन के शव को बांध रखा था, जबकि पीछे बैठी दूसरी बहन ने उस शव को पकड़ रखा था। इतना सब अस्पताल गेट पर होता रहा और कर्मचारी खड़े होकर तमाशा देखते रहे। घटना का ये वीडियो झकझोर देने वाला है। इस पर सीएससी अधीक्षक ने सफाई दी है कि उन्हें बाइक पर शव ले जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं, जबकि खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल पूरा मामला बिधुना नगर के किशनी रोड पूर्वी नवीन बस्ती का है, जहां 19 साल की अंजलि की करंट लगने से वो बेहोश हो गई थी। घर वाले जब उसे अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अब ये तस्वीरें सामने आई कि जहां पर बाइक से उसके शव को ले जाते हुए उसका भाई नजर आ रहा है। बीच में शव रखा हुआ है और पीछे उसकी बहन उस शव को पकड़कर बैठी हुई। सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हाल है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। इस भाई की आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये अस्पताल गेट के सामने का वीडियो है और तमाशबीन बने रहे सब, और किसी ने भी मदद नहीं की। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस पर आपको बता दें कि इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। और जिस तरीके का ये वीडियो है, कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आता है कि जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। कितना नाकारा और निकम्मा हमारा सिस्टम है, ये आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बातों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, ये आप समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आने के बाद से ही हलचल मची हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद ये पोस्ट साझा की है और इस मामले का जिक्र किया है। साथ ही साथ बताया है कि कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर परिजनों ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको दिखा देते हैं। आपकी बहन क्या हुआ था, कैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, बता पे ऐसे ही नहाने जा रही थी और वो नहाने जा रही थी तो रॉड से ऐसे करंट लग गया उसको और पता भी नहीं चला। हम लोग इधर उधर थे। फिर जब बाद में जब गिरने की आवाज़ आई तो समझ में आया, तो मम्मी गई दौड़ के देखे क्या वो ऐसी खड़ी थी, वो गिर पड़ी। फिर उसको ले गए तुरंत, बाइक से लेके गए। कहाँ गई थी आप? मैं और भाई हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में किस हॉस्पिटल देखा, में? डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ देखा तो वहाँ मृत घोषित कर दिया डॉक्टर साहब ने। फिर वहाँ से हम लोग चले आए। कोई बहान थी, कोई हमने आवश्यकता नहीं, हमने कोई किसी मतलब बोला नहीं, किसी को किसी से मांग नहीं की थी, किसी से मांग नहीं की और हम लोग अपने ही आप चले गए। अपने आप आए थे। अंजलि कितने साल की थी? 19 साल की। कैसे करंट लगा, क्या रहा? नहाने गई थी, हमको पता नहीं था, उसने स्विच ऑफ नहीं किया। रो नहीं, बात बताओ। हाँ, जो न कही है सो कहो। फिर वो टांग रही थी, उस पर गुटी पे रॉड पे यहाँ लग गई। अच्छा, फिर कहाँ ले गए थे? फिर हमने देखा पर्दा खोल के तो देखे तो वो पड़ी थी। फिर यहाँ वो हॉस्पिटल ले गए, लल्ला आया। अच्छा, उस हॉस्पिटल ले गए जी। हॉस्पिटल वाला ने मृत घोषित कर दिया, अपनी मर्जी से वो यहाँ ले आए। अच्छा, डॉक्टरों से कोई मतलब डॉक्टर से कोई मांग नहीं की थी, बहाना कोई नहीं मांग की थी। नहाने गई बाथरूम में, इमोर्सन रॉड से उसे करंट लगा, बस पकड़ लिया लाइट ने और घर वालों ने जाना भी नहीं। जब जाना तब वो उसको लेके भागे हॉस्पिटल, अपने ही वाहन से ले गए। ऐसी मांग नहीं थी। डॉक्टरों के ऊपर जो आरोप लग रहा है वो भी गलत है। अपनी मर्जी से ले गए, अपनी मर्जी से आए हैं और जो आरोप लगा है वो सब गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरोज सिंह।
डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, एक लड़के के द्वारा बाइक पे ले एक जो है बच्ची को ले जाते हुए, क्या है मामला, किस तरीके से? वो बच्ची करीब दोपहर के समय हमारे अस्पताल में आई थी। इमरजेंसी डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया था। ब्रॉड डेड आई थी हॉस्पिटल में और परिजन से क्या नाम पोस्टमार्टम के लिए कहा जा रहा था। तो जैसा इमरजेंसी डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने पोस्टमार्टम कराने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने लिख कर दिया कि मैं पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता हूँ। और बाद में पत्र के द्वारा पता चला कि वो शव को अपने वाहन से ले गए थे, तो जिसकी कोई भी जानकारी आकस्मिक कक्ष में उपस्थित डॉक्टर को नहीं थी। उनके द्वारा परिजन के द्वारा कोई भी ऐसी चीज़, किसी भी चीज़ की मांग नहीं की गई थी सब वाहन की, और ना मेरे पास उन्होंने, कोई भी परिजन ने मेरे पास आके सब वाहन की मांग की। डॉक्टर साहब, कब की घटना है? ये कल की घटना है। जी हाँ, तो ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं और जिस तरीके का यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली कि परिजनों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं हुई और जिस तरीके से बाइक पर शव को लेकर गए, जिसने भी इसे देखा उसका दिल दहल गया। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की ये कोई पहली ऐसी तस्वीर नहीं है। ऐसी बहुत सी तस्वीरें हर रोज़ देखने को मिलती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इस तरीके की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं और मुझे लगता है कि ये काफ़ी शर्मनाक है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार निर्देशित करते हैं, ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा भी करते हैं, उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संतोष यादव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। माफ कीजिएगा, शिल्पी चौधरी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल राजभर जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर शिल्पी चौधरी जी आपका रुख करना चाहूँगी, क्योंकि अगर हम योगी सरकार से पहले की बात करें तो अखिलेश यादव जी सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर तमाम सवाल पहले भी उठते थे और आज भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वैसी की वैसी ही हैं। और अगर हम बात करें तो बेहतरी की तो नहीं दिख रही, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के मामलों में इजाफा ज़रूर हम देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहती हैं ऐसे मामलों को लेकर? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारी स्वास्थ्य सेवाएं वैसी की वैसी हैं? क्या उत्तर प्रदेश में मात्र एवं जननी सुरक्षा शिल्पी चौधरी जी, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुधार हुआ है? सीधे सीधे कहिए ना फिर। सीधे सीधे तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जो आप कह रही हैं। आप डिबेट क्या कर रही हैं? आप डिबेट करना चाह रही हैं तो डिबेट पूछिए ना। आप खुद ही जस्टिफाई कर रही हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं जिसकी तरह हैं। शिल्पी चौधरी जी, इस तरीके के वीडियोस में दिन में 50 बार देखती हूँ। आपसे शायद बेहतर मुझे ये, एक सेकेंड, आपसे शायद बेहतर मुझे ये मालूम है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं। एक सेकेंड शिल्पी चौधरी जी, शिल्पी चौधरी जी, आपको जवाब नहीं देना है, बिल्कुल जवाब मत दीजिए, आप बिल्कुल जवाब मत दीजिए। राहुल राजभर जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? जी देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्वास्थ्य की सारी जो है व्यवस्था चरमराई हुई है, लगातार आप इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे बलिया में मोबाइल के टार्च से ऑपरेशन इलाज चल रहा था मरीजों का। और आए दिन, चूंकि हम बनारस में रहते हैं तो बीएचयू के संदर्भ में हमारे पास आए दिन फोन आता है और बहुत दुख होता है जब हम लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। अभी कल ही एक मरीज आया, वो न्यूरो का पेशेंट था और लगातार इसकी कोशिश में था कि बीएचयू में न्यूरो का डॉक्टर उसको देख ले, लेकिन किसी भी तरह से हम लोग उसको दिखाने में अक्षम रहे, क्योंकि लगातार हर रिपोर्ट में ये साबित हुआ है। इवन नीति आयोग की रिपोर्ट ने भी बताया कि जो स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बुरी कंडीशन में चल रहा है। और यहाँ पे जो WHO का जो एक मानक है कि 1000 पे एक डॉक्टर होने चाहिए, और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति इस मामले में बहुत दयनीय है। लगभग 3692 लोगों पे एक डॉक्टर की उपलब्धता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश में। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बहुत पूरी तरीके से चरमरा गई है। हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, नर्स नहीं है, सब आउटसोर्सिंग पे काम हो रहा है। और जिस योजना को सरकार अपने सबसे महत्वाकांक्षी योजना बता रही थी, आयुष्मान योजना का, आप सबको मालूम है कि किस तरह से कैग की रिपोर्ट में ये बात सामने आया है कि एक ही नंबर से, एक मोबाइल नंबर से 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्तर पे धांधली हुई है आयुष्मान कार्ड में। और आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज कराने वाले जो मरीज हैं
उनकी सारी दवाइयां बाहर से लिखी जाती हैं और मुश्किल से अगर किसी को लाभ मिल पाता है तो 2-4 हजार का जो लाभ मिल पाता है, और अमूमन हजारों हजार रुपए वो बाहर के दवा खरीदने में और तमाम तरीके की सुविधाओं को लेने के लिए पैसा खर्च कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी पर उतर गई है। योगी जी केवल इस बात का दम्भ भरते हैं और इन्हीं की तमाम सारी जो मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको, इनकी सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, नीति आयोग का आंकड़ा मैं बता रहा हूं किस तरह से नीति आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे बुरे कंडीशन में चल रहा है। तो इस तरह की घटनाएं बहुत आश्चर्य करने वाली नहीं है इस समय जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हालत है। और आप देखेंगे अभी कुछ दिन पहले जो है इसी बनारस के एक अस्पताल में एम्बुलेंस, एक महिला, गर्भवती महिला एम्बुलेंस के लिए चारों तरफ फोन करती रही, एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाता है, मजबूरन उनको ऑटो करके एक अस्पताल से, जिला अस्पताल से बीएचयू के अस्पताल में जाना पड़ता है। तो ये बहुत खराब कंडीशन है क्योंकि ये सारे अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था हमीरपुर का, जहां पर ठेले में शव को लेकर जा रहे थे। इस तरीके की व्यवस्थाएं आए दिन देखने को मिलती रहती है, बहुत कॉमन हो गया है। बहुत ये दर्दनाक कंडीशन है, बहुत दर्दनाक हालत है। और आज जिस तरह से पूरा उत्तर प्रदेश, आप सबको मालूम होगा और आपके सबके परिवार में हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहा होगा, डेंगू से, मलेरिया से, टाइफाइड से, हर परिवार। मैं जिस गांव में रहता हूं यहाँ का कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें 1-2 लोग जो है डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया के शिकार नहीं है। लेकिन क्या किस स्तर पे इस पे पहल की जा रही है सरकार के द्वारा? हम तो वो दौर भी देखे थे जब कहीं पे अगर 2-4 मलेरिया, डेंगू के पेशेंट पाए जाते थे तो अखबारों में तमाम जो है सावधानी बरतने का उपाय दिखने लगता था। टीवी पे, न्यूज में, तमाम जगहों पे प्रचार आने लगता था कि डेंगू से कैसे बचाओ, छिड़काव होने लगता था, पूरा एक प्रॉपर मैकेनिज्म था इन सबसे मुकाबला करने का। लेकिन आज लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार, हठी विधर्मी जिसको कह सकते हैं, आपकी एकदम निर्मयता, इनके अंदर ममता जैसे खत्म हो गई, उस स्तर पे जो है तमाम तरह की हालत को बद से बदतर करते जा रहे हैं। आए दिन लोग डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड से मर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे संपर्क में कितने लोग, क्योंकि हम बनारस में रहते हैं तो पूरे पूर्वांचल के लोग संपर्क करते हैं और उम्मीद की नजर से देखते हैं कि शायद बनारस में रहने की वजह से मैं उनका कुछ मदद कर पाऊंगा। लेकिन बहुत दुख होता है जब हम उन लोगों का मदद नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था है और इस पे सबसे हैरानी और सबसे दुख की बात है कि इन सारी परिस्थितियों को सरकार स्वीकार नहीं कर रही है। अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे कि ये दिक्कत है तो उसका समाधान नहीं करेंगे। आज इनसे पूछ लीजिए प्रदेश में कितने लोग डेंगू की वजह से मरे हैं, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। आज प्रदेश में पूछ लीजिए आप कितने लोग टाइफाइड से मरे हैं, कोई आंकड़ा नहीं है। तो बहुत बद से बदतर हालत होता जा रहा है और अगर इस हालत में सुधार नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता, देश की जनता बहुत बुरे दौर से गुजरने वाली है, बहुत बुरे कंडीशन से गुजरने वाली है। एक आंकड़ा हम आपको WHO का और देना चाहेंगे कि इस तरह से 1000 लोगों पे 3 बेडों की उपलब्धता होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड मानक है दुनिया के स्तर पे, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि अगर 1000 लोगों पे 3 बेड होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहां की आबादी लगभग 25 करोड़ है, वहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल बेडों की उपलब्धता महज 24,630 है। तो आप कल्पना कर लीजिए कि किस तरह से 10,150 लोगों पे 1 बेड उपलब्ध है। तो आप कहां जाएंगे ये लोग? 10,150 लोगों पे अगर महज 1 बेड उपलब्ध है तो ये हजार लोगों की क्या कंडीशन होगी, क्या स्थिति होगी स्वास्थ्य की। बहुत डरावना और भयानक दौर चल रहा है और इस पे अगर बहुत गंभीरता से अगर कोई निर्णय सरकार नहीं लेती है, निश्चित तौर पे हम स्वास्थ्य की तबाही फेस करेंगे, स्वास्थ्य की तबाही का सामना करेंगे। कोरोना के बाद ये स्तर और विकराल रूप धारण करता जा रहा है। ठीक है, तो राहुल राजभर जी वापस आएंगे आपके पास। कुछ मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वापस इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इमरान लतीफ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है इमरान जी आपका भी। उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं औरैया से। उमेश जी, सबसे पहले तो ये क्या कुछ पूरा मामला रहा और ये वीडियो वायरल हुआ, डिप्टी सीएम ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि ये पूरा मामला औरैया जनपद के बिधूना CSC का है, जहां पर बिधूना CSC के अंतर्गत कस्बे की एक जो बालिका है वो कहीं ना कहीं पानी गर्म करने के दौरान रॉड से लगे
करंट के कारण परिजन अच्छे उपचार के लिए उसे सीएचसी ले गए, जहां पर उन्हें एक अच्छे उपचार की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर उस समय कहर बरप गया जब उनकी बेटी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात तो तब उनके दिल को झकझोरने वाली सामने आई है कि उनकी मृत बेटी को छोड़ने के लिए उन्हें एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई। परिजन पीड़ित थे, बेसहारा दिखाई दे रहे थे, लेकिन एम्बुलेंस न मिलने के इंतजार में उन्होंने अपनी बेटी को खुद मोटरसाइकिल पर 2 लोगों के सहारे बैठा कर वो घर पर गए। वायरल वीडियो होने के तत्पश्चात तमाम तरह के बयानबाजी विश्वास विभाग के अधिकारियों की तरफ से सामने आई है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़े सीएचसी के अंदर पीड़ित परिजनों को बेटी को घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस का न मिलना एक बहुत जिम्मेदारों की अनदेखी का मामला जो है सामने बताया जा सकता है। मिशन शक्ति फेज 4 का जनपद पूरे प्रदेश में लागू हो चुका है। सरकार के द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन युक्ति के लिए जो एम्बुलेंस एक बड़े सीएचसी में न मिल पाना, ये बहुत ही एक दिल को झकझोर देने वाली बात सामने आई है। के न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई और मामला स्वास्थ्य विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनके भी हाथ पांव फूलने लगे। हालांकि डिप्टी सीएमओ ब्रजेश पाठक के द्वारा इन जो सीएचसी के अधीक्षक हैं उन पर और संबंधित जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर पद से मुक्ति और पद से हटाए जाने की जो बात सामने आई जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी सीएचसी के अंतर्गत बीते 2-3 हफ्ते पहले एक मामला सामने आया था, जो पिछले जो उस समय के तत्कालीन जो सीएचसी अधीक्षक थे उनके द्वारा निजी संविदा कर्मी को रखकर जो प्राइवेट मेडिकल जो संचालक हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनसे कहीं ना कहीं डीलिंग की बात भी सामने आई थी, जिसमें भी इन्हीं सीएमओ के द्वारा जो तत्कालीन जो अधीक्षक थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन देखने वाली सबसे बड़ी बात यह भी है कि औरैया जनपद का जो विधूना सीएचसी है वो कहीं ना कहीं तमाम कई तरह के मामलों में घिरता नजर आ रहा है। चलिए ठीक है उमेश, मैं वापस आऊंगी आपके पास। संतोष यादव जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। संतोष जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे वीडियो जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में दर्द होता है कि हम यूपी में रहते हैं और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आज इस तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं लगता है कि गरीबों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें, एम्बुलेंस मुहैया नहीं होती। कई बार एम्बुलेंस को कॉल करो, चालक मना कर देते हैं आने के लिए। इस तरीके के वीडियो बहुत आम हो गए हैं, क्या सोचना है आपका इस पर? बड़ी गंभीर बात है जी, और बड़े शर्म की बात है कि वो बालिका को बाइक से ले जा रहा उसका भाई और तमाशबीन लोग जो हमारे भाई बंधु थे उसको देख रहे थे। सबसे पहले तो उनको बड़ी शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले उनको उसकी मदद करनी चाहिए थी, ना कि तमाशा बनकर उसका वीडियो बनाना चाहिए था। मेन बात सबसे बिंदु पे पहले। दूसरी, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, चाहे कोई भी स्वास्थ्य विभाग ले लो। सबसे अहम पहलू ये है कि जो मेडिकल कॉलेज के अंडर में चिकित्सालय कर दिए गए हैं उनके ऊपर से सीएमओ का पहरा हट चुका है। वहाँ पे भ्रष्ट प्रिंसिपल पदासीन हो गए, उनको कोई जानकारी ही नहीं। अभी औरैया के डीएम ने औरैया मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अरविंद सिंह को बड़ी कड़ी फटकार लगाई। से पूछा गया कि एनएचएम का बजट कहाँ आता है, तो बोले साहब मेरे पास आता है। उनको यही जानकारी नहीं कि बजट मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पास होता है। जब इस तरह की तैनाती होगी तो अव्यवस्थाएं तो होंगी जिनको जानकारी नहीं है। और भ्रष्टाचार को तो आलम सब जगह है। अब उठा लीजिए परंपरागत कानपुर मेडिकल कॉलेज से उठा लीजिए, भ्रष्टाचार बढ़ाया किसने? भ्रष्टाचार सरकार ने बढ़ाया, क्योंकि भ्रष्टाचारियों की सारी फाइलें शासन में दबा ली जाती हैं। अटैची जैसे पहुंची फाइल दब गई। हृदय रोग संस्थान के डॉक्टर विनय कृष्णा का मामला ले लीजिए, बहुत बड़ा मामला था, स्टिंग भैया था 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का। पाखी का मर्डर देख लीजिए, पाखी बेचारी गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर मर गई, उसका देख लीजिए हाईलाइट अस्पताल में कुछ नहीं भैया, डॉक्टर संजय काला का। मतलब लगातार पहलू यहाँ भी एम्बुलेंस की घटनाएं होती रही, लेकिन ये जो आम घटनाएं हो रही लगातार, ये बड़ी शर्म की बात है। और सबसे अहम पहलू ये, जब कोई वीडियो वायरल होता तभी मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जी क्यों जागते हैं, इससे पहले क्यों नहीं जागते हैं?
क्या उनको दिखाई नहीं पड़ता कि कितना भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है? उस भ्रष्टाचार पर अगर अंकुश लगा दिया जाए तो उनके विभाग में ही फाइलें क्यों दबा दी जाती? भाई उनके पास ही फाइलें दबी जाती हैं भ्रष्टाचारियों। तो भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही। एम्बुलेंस की जब सुविधा नहीं होगी हॉस्पिटल में, वहाँ का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कह रहे हैं कि एम्बुलेंस के लिए मुझको बताना चाहिए था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील वर्मा को यह जानकारी नहीं है कि उक्त चिकित्सा अधीक्षक हमारे यहाँ कितने दिन से तैनात है। उनसे जब इस संबंध में बात की गई तो बोले मेरे जानकारी में तो 4 महीने से आया हूँ। एक रटाई बात है कि मैं 4 महीने से आया हूँ। 4 दिन में सरकार अलर्ट पलट देती है कि 4 महीने में आए थे। 4 महीने कोई जवाब नहीं संतोषजनक दे पाए। अच्छा, वो इनका पत्र भी वायरल हुआ जो के न्यूज के पास मौजूद है शायद, जिसपे इन्होंने लिखा है कि ये व्यवस्थाएं की जाए। व्यवस्था इनके बस का व्यवस्थाएं सिर्फ कागजों पर होती हैं। अवस्थाओं का दौर तो ऊपर शासन स्तर पर है। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, भ्रष्टाचार की भेंट जो चढ़ता है अधिकारियों की, सारी फाइलें तो यहाँ दबा दी जाती हैं। आज अगर इन भ्रष्टाचारियों पे शिकंजा कस गया होता तो आम जनमानस और डॉक्टरों में खौफ व्याप्त होता है। जब देख रहे हैं कि एक से भ्रष्टाचारी जिनका घूस लेते वीडियो, पाखी की मौत का वीडियो टिप, सीएम साहब मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण मांगा, उसको तत्कालीन आलोक कुमार जी ने दबा दिया। संजय काला का पत्र वहीं दब गया। अभी लेटेस्ट मामला हुआ काला का ब्लड वाला, वो भी दबा दिया गया। तो ये सब क्या है? कहाँ भ्रष्टाचार? तो फाइलें जब ये भ्रष्टाचार की भेंट सब चढ़ेंगे, ये सब हटेंगे नहीं तो सब समझते हैं कि हम अटैची दे के हम तो राज कर ही रहे हैं, तो नीचे वाले अधिकारी भी उसी परंपरा पर। ठीक है संतोष जी, इस पर जरा जवाब ले लेते हैं। क्यों दिखता है? जवाब ले लेते हैं रीना भाटी जी से, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रीना भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है आपका स्वास्थ्य विभाग। संतोष यादव जी इस बात को कह रहे हैं और भ्रष्टाचार की वजह से ही लोगों के साथ इस तरीके की बर्बरता देखा जाए तो ये की गई। अगर हम बात करें तो अस्पतालों में अभद्रता की जाती है। अगर बात की जाए चालक, अगर फ़ोन किया जाता है एम्बुलेंस को तो चालक नहीं मौके पर पहुंचते हैं। तो आखिर ऐसा कैसा ये स्वास्थ्य सिस्टम है? अनम्यूट कीजिएगा। रीना भाटी जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी 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 जी, कंटिन्यू करिए सर जी। जैसा कि हाँ, जो मेरे देखने में आ रहा है, देखिए जिस तरीके से इस जो लड़की का जो भाई है और वो उस बच्ची को बगैर एम्बुलेंस के अगर इस तरीके से ले जा रहा है तो वाकई में ये जो स्वास्थ्य विभाग है इसकी बहुत ही ज्यादा नाकामी ले जा रहा है, ये नहीं जा रहा। वास्तविकता सबके सामने है मैडम, उसको स्वीकार करिए। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों की इसमें जो नाकामी है वो दिखाई दे रही है और ये वाकई में बहुत ही निंदनीय है और इस तरीके की घटना आगे नहीं होनी चाहिए। इसको सरकार को भी गंभीरता से संज्ञान में लेना चाहिए क्योंकि इस तरीके का व्यवहार हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मैं तो यही चाहती हूँ कि जो एम्बुलेंस के लिए जो तुरंत टोल फ्री नंबर होता है वो उठना चाहिए। जनता के लिए ये सारी सुविधाएं बनाई गई है, इसका आनंद जो अधिकारी बैठे हुए जो ले रहे हैं वो उनको आनंद लेने के लिए नहीं बैठाया गया है, वो काम करने के लिए बैठाया गया है। तो जनता के हितैषी काम करे, मैं तो बस यही कहना चाहूंगी। और वाकई में बहुत निंदनीय ये कार्य था, ये जो मैंने देखा है ये बहुत ही रीना भाटी जी, देखिए अच्छा बहुत आपने खाना पूर्ति वाला बयान दे दिया है कि निंदनीय है, कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होगी, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा है क्योंकि इस तरीके के मामले जब भी आते हैं तो आपकी जगह कोई और बीजेपी का प्रवक्ता होता है और वो ये सेम बात कहता है और मुझे लगता है कि इस पर काम करने की जरूरत है। इसके बाद इमरान जी आपका रुख करेंगे और चर्चा को हित में आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भ्रष्टाचार दिख रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं गरीबों की अनदेखी दिख रही है, स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से संवेदनहीन बना हुआ है, ये तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही हैं लगातार। और इस पर अगर हम बात करें तो वही रटा रटाया जवाब मिल रहा है कि जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आज जो हम औरैया का मामला बता रहे हैं उस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद टिप्पणी की है, साथ ही साथ आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन सूबे के उप मुख्यमंत्री जब इतने सजग हैं तो उनके जिम्मेदार क्यों सोए हुए हैं?
आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इमरान जी का रुख कर लेते हैं। इमरान जी, माफी चाहूंगी, काफी देरी से आपके पास आ रही हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए यशी जी, जिस तरीके का मामला सामने आया है, जो ये के न्यूज़ ने और दूसरे न्यूज़ चैनल्स ने इस वायरल वीडियो को दिखाया, इस वजह से ये मामला चर्चा में आया। वरना अगर उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो इस तरह के मामले अनगिनत हैं, रोज़ आते रहते हैं। किसी न किसी ज़िले में इस तरह की खबरें रोज़ आती हैं। ये बात अलग है कि उसको स्थान मिले या ना मिले, वो चर्चा में आए ना आए। और जब कोई इस तरह की हृदय विदारक घटना, सरकार की कोई बड़ी लापरवाही, सरकार की कोई बड़ी नाकामयाबी, सरकार के अधिकारियों की नाकामयाबी सामने आती है, तो बस वही रटा रटाया बयान है, निंदनीय है, जांच होगी, दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। क्या सरकार दोषी नहीं है? क्या स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए इस घटना की? स्वास्थ्य मंत्री सीधे सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं, और ब्रजेश पाठक जी तो इस नाते भी जिम्मेदार हैं क्योंकि वो लगातार दौरा करते रहते हैं। वो तो औचक निरीक्षण इतने उन्होंने किए होंगे जितने अभी तक के बाकी सारे स्वास्थ्य मंत्री ने मिलकर नहीं करे होंगे उत्तर प्रदेश के। तो स्वास्थ्य मंत्री जो औचक निरीक्षण करने जाते हैं वो किन चीजों का करने जाते हैं? क्या उन्होंने कभी एम्बुलेंस की गिनती नहीं की? उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है और कितनी एम्बुलेंस जमीन पर है, क्या इसकी कभी गिनती की स्वास्थ्य मंत्री जी ने? कभी इस बात की गिनती की कि कितने डॉक्टरों की जरूरत होती है सरकारी अस्पतालों में और मौजूदा समय में कितने सरकारी अस्पताल हैं? कौन कौन सी दवाएं सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल पाती हैं? क्या इसकी गिनती कभी की? क्या इसका निरीक्षण कभी किया? कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन सी जांचें जो सरकारी अस्पतालों में होनी चाहिए और नहीं हो पाती हैं, डॉक्टर बाहर का पर्चा लिख कर देते हैं दवा के लिए, जांच के लिए, क्या इसका निरीक्षण नहीं करते? तो कुल मिलाकर जिस चीज के लिए ब्रजेश पाठक जी जाते हैं, अपने सरकारी अमले पर दबाव बनाने के लिए। दबाव किस चीज का होता है? जिसको अभी संतोष यादव जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी बेबाकी से रखा, वो अटैची का दबाव होता है। उस अटैची में इनको बस रिश्वत से मतलब है। तो हर जिले की अपनी कीमत इन्होंने अपने विभाग की लगा रखी। अधिकारियों से जब वो वसूली करेंगे तो अधिकारियों से आप काम नहीं ले पाएंगे। फिर कोई एम्बुलेंस के बिना मरेगा, कोई इलाज के बिना मरेगा, कोई दवाई के बिना मरेगा, कोई डॉक्टर के बिना मरेगा, और कोई कभी अगर मरने के बाद उसको एम्बुलेंस नसीब नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जिस पार्टी के एजेंडे में ही स्वास्थ्य नहीं है, जिस पार्टी के एजेंडे में ही शिक्षा नहीं है, जिस पार्टी के एजेंडे में ही जनता से जुड़े हुए काम नहीं है, तो उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो पार्टी नफरत की राजनीति करती हो, जो पार्टी बांटने की राजनीति करती हो, जो पार्टी दंगा बलवा की राजनीति में विश्वास रखती है, उससे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कोई स्कूल और अस्पताल की राजनीति ठीक है इमरान जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कानपुर से सुरेश जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। सुरेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है। मकसूद हमारे साथ कानपुर से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। मकसूद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अपनी बात रख सकते हैं। जी, मेरा प्रश्न संतोष यादव वरिष्ठ पत्रकार जी से है कि एक और जहां स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी औचक निरीक्षण कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को बेहतर कराने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पिछले साल कानपुर मेडिकल कॉलेज में भीषण गंदगी से एक मेडिकल छात्रा फाकी की मौत हो जाती। उसके बाद आलोक प्रमुख चिकित्सक सचिव आलोक मिश्रा आते हैं और आलोक कुमार जी आते हैं और जांच करते हैं। क्या जांच हुई कि किस पे कार्रवाई हुई, आज तक कुछ भी पता नहीं चला। संतोष यादव जी। संतोष यादव जी, कुछ कहना चाहते हैं इस पर? जी, इसमें प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी आए थे और केजीएमसी के डायरेक्टर भी आए थे, लखनऊ के सभी लोग आए थे। उन्होंने सत्यता भी पाई थी कि पाखी की जो मौत है वहाँ पर भीषण गंदगी पाई थी। कानपुर की वर्तमान मेयर प्रमला पांडे भी आई थी, उन्होंने भी बड़ा होहल्ला मचाया था और उन्होंने तत्कालीन जो वर्तमान प्रिंसिपल है संजय काला को हटाने के लिए डिप्टी सीएम को डायरेक्ट पत्र लिखा था। वो पत्र भी रद्दी की टोकरी में चला गया। संजय काला आज यहाँ तक पर जमे हुए हैं। पाखी की मौत का जिम्मेदार कौन था, स्पष्ट हो चुका था कि भीषण गंदगी से हुई। वो ठीकरा और लोगों के सर पर फोड़ा गया। प्रमुख सचिव शासन से बाकायदा मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण तलब किया, वो पत्र यहाँ आया। स्पष्टीकरण के बाद क्या कार्रवाई, उस पर कोई कार्रवाई आता नहीं। पाखी के बाद दर एक नहीं कई मामले में संतोष यादव जी, जहाँ तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि शायद इस काला के मामले को आपने शायद प्रमुखता के साथ उठाया भी था। बहुत प्रमुखता से साथ उठाया था, के न्यूज के माध्यम से उठा था ये मामला। बिल्कुल। और एक और चिल्ड्रन विभाग से उठा था नेहा अग्रवाल का मामला। हाँ जी।
नेहा अग्रवाल को भी इन्होंने, काला ने, उसने जो पत्र लिखा था कि वेंटिलेटर धीरे धीरे चलता है, इससे बच्चे की मौत हो सकती है, उसको इन्होंने, डॉक्टर काला ने और डॉक्टर यशवंत राव ने, विभागाध्यक्ष थे उस समय, इन लोगों ने तोड़ मरोड़ का उसका पत्र को प्रमुख सचिव के सामने पेश करवाया कि वेंटिलेटर से बच्चे की मौत हो गई। झूठ बोला और वो नेहा अग्रवाल उस पर सस्पेंड हो गई, जिस पर के न्यूज ने 8 दिन डिबेट की थी, 8 दिन कंटिन्यूअस। और उसके बाद नेहा अग्रवाल का निलंबन वापस हुआ, आज वो यहीं पर है। यहाँ पर सिर्फ हेरा फेरी कागजों की चलती है, कागजों के माहिर हैं, भ्रष्टाचार में माहिर हैं, इनको जो ऊपर से बजट मिलता है उसको खा लीजिए किसी तरह पूरा। ठीक है संतोष जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। गिरीश शुक्ला हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं कानपुर से, बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जी, अपनी बात रख सकते हैं आप। भ्रष्टाचार की बात मत करो, क्योंकि भ्रष्टाचार पे पूरा आधार है देश की राजनीति का, और भ्रष्टाचार पैसा जिसके पास है उसके आका लखनऊ में बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं इस भाई को जो लाश को इस तरह से ले जा रहा है अपनी बहन को, उसको सोचना चाहिए कि लाश घर तक पहुंच नहीं पाएगी, लाश गिर जाएगी और एक्सीडेंट और हो जाएगा उसका भी और राहगीरों का भी। लेकिन मैं देश की उत्तर प्रदेश की सरकार को मैं चेतावनी देता हूँ कि उनके लाखों कर्मचारी घर में पड़े रहते हैं, तनख्वाह उठाते हैं पूरी साल भर और एक पैसे का काम नहीं करते हैं। धिक्कार है ऐसी सरकार को, मक्कार है सरकार, ढोंगी है सरकार, ढोंगी है योगी, नहीं ले सका काम कर्मचारियों से, शर्मिंदा है आज हम, नहीं तो ये नौबत आज हमको देखने को नहीं। ठीक है गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और आज हम जनहित में स्वास्थ्य विभाग की बात कर रहे हैं, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। रीना भाटी जी, देखिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सिर्फ इतना कह देने से कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, इससे आप किसी के भी मन को संतोष तो नहीं दिला सकती, अपने मन को छोड़कर, क्योंकि लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि आज स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है। आपकी राय, इसके बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करूंगी। देखिए, जो देखने में आ रहा है वो मैंने अपनी राय दी है कि वो काफी निंदनीय है, लेकिन उसके परिवारजनों ने जो कहा कि भाई हम अपनी मर्जी से ही, मतलब उसको, वो उस बिटिया को बाइक पे ले गए, हमने कोई इमरजेंसी कॉल नहीं की, किसी एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद सूचना का भी अभाव हो सकता है। लेकिन अगर वो वहां जाने के बाद भी अगर वो घर के लिए भी बिगर एम्बुलेंस के जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी जिम्मेदारी बनती है। और सरकार, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती रीना जी। ये भाई, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल बनती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा जाना चाहिए। एक मानवीयता के नाते, इंसानियत के नाते आप स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगने की हिम्मत कर सकते हैं? नहीं भाई, देखिए इस्तीफे की बात मत करिए, देखिए सारी सरकारों में सब दिक्कतें होती हैं, एक सरकार में नहीं होती कि बीजेपी में दिक्कत हो रही है, सपा में हुई, कांग्रेस में भी होती है, मत लीजिए किसी को। नैतिकता के आधार पर फिर हर साल हम इस्तीफा ही दिलवाते रहेंगे मंत्रियों से, फिर हो गया काम, सब इस्तीफा देते रहेंगे। कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई हम मांग करते हैं इस चीज की कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है होनी चाहिए। नहीं, आप करवाइए कार्रवाई, लग के कार्रवाई, उनको सस्पेंशन कोई बहुत बड़ी चीज है, नौकरी से बर्खास्त करवाइए डॉक्टर। नहीं, संतोष यादव जी, वो तो उन्होंने खुद ही निर्देश दे दिए हैं, नहीं निलंबन के निर्देश उन्होंने खुद ही दे दिए हैं, जो उनका पोस्ट है उसमें उन्होंने बकायदे लिखा है। मैडम वो अटैच हो गया, मुख्य सीएमओ ने बताया, उनका अभी बर्खास्त नहीं किया गया, बस वहाँ हटा के खाना पूर्ति की गई है, बर्खास्त की नहीं हुई है। इसमें जांच हो रही होगी और आप बेफिक्र रहे, इसमें जो जांच में सुनिश्चित होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जनता के हितैषी उसी तरह की जांच होगी, जैसे पार्टी की मर गई थी मेडिकल छात्रा, वैसी जांच होगी। क्या मंत्री जी वैसी जांच कराएंगे? मुख्यमंत्री जी वैसी जांच कराएंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राजभर जी का रुख करूंगी, उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक सुरेश कानपुर से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुरेश जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो जी सुरेश जी, उत्तर प्रदेश के सीएम बैठे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं। ऐसे में जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, सीएमओ बैठे हुए हैं, जो वहाँ का अस्पताल का प्रशासन है, उनको तुरंत तत्काल हटाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। किसी जमींदार को ऊपर ये दिक्कतें ना हो, कोई समस्या का समाधान निकालना चाहिए। ऐसे स्टाफ को पूरा बर्खास्त कर देना चाहिए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे, इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। राहुल राजभर जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए यहाँ पर रीना भाटी जी एक ही बात कह रही हैं कि भाई हम चाहते हैं कि ऐसे मामलों पर जांच कर कार्रवाई की जाए, क्या इतने से चलेगा? देखिए, पहली बात, भारतीय जनता पार्टी का जो वर्किंग स्टाइल है उसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये किसी भी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर स्वीकार करते हैं तो उसको किसी छोटे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर आरोपित करके उस छोटे कर्मचारी के खिलाफ एक्शन और कार्रवाई ले लेते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पे जो इमरान भाई कह रहे हैं जिस बात को कि क्यों न मंत्री की जिम्मेदारी हो, मंत्री को नैतिक तौर पे इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश के हर नागरिक को एक मुकम्मल स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाए। इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेके उनको निश्चित तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। और ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे राजनीतिक परिवेश को निर्मित कर दिया है कि उसमें अब नेता का कोई स्पेस ही नहीं बनता है इसके अकाउंटेबिलिटी का। अब छोटे कर्मचारियों के अकाउंटेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जा रहा है। और दूसरी बात कि जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का जो खस्ता हाल है, अभी आप कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस संचालक जो ड्राइवर हैं, जो एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने हड़ताल किया, उन लोगों ने धरना दिया। करीब 10,000 जो है एम्बुलेंस ड्राइवरों ने हड़ताल किया और उन्होंने मांग की कि जो भी एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हैं, पहले इनको तो ठेके पे रखा जाता है। ठेके पे रखने वाली कंपनी इनसे पैसे घूस लेके इनको ट्रेनिंग के नाम पे रखती है। फिर उसके बाद जो निर्धारित समय है काम करने का, उससे ज्यादा इनसे काम कराया जाता है। इनका वर्कलोड बहुत ज्यादा है और पैसे आप बहुत सीमित दे रहे हैं। 12,000 दे रहे हैं, 6,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। अभी 112 नंबर जो पुलिस सहायता के लिए जो कंट्रोल रूम बना है, उसमें काम करने वाली जो लड़कियां हैं, उनको 12,000 रुपए देके आप 24 घंटा काम करना चाहते हैं। उनकी मांग ये थी कि नहीं, हमको जो है महीने में 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए। कितनी शर्म की बात है कि सरकार से इस बात की मांग कर रही है कि हमको महीने में 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए और 12,000 से हमारी तनख्वाह 18,000 कर दीजिए। और हमारे जो काम करने का जो पूरी प्रक्रिया है उसको एक चैनलाइज करिए। जैसे आप और जो कर्मचारियों को जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं और रियायत देते हैं, उस तरह से हमको रियायत दीजिए। लेकिन सरकार इस बात पर सहमत नहीं होती है और तमाम उन कर्मचारियों के ऊपर लाठी भाजती है, उन महिलाओं के ऊपर लाठी भाजती है, उनको उठाकर फेंक देती है। अभी जाकर धरना प्रदर्शन कर रही है लखनऊ में। इसी तरीके से एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवरों के साथ हुआ। इनको बहुत सारे जो है ड्राइवरों का जो सवाल उठा रहे हैं, जो वाजिब सवाल उठा रहे हैं, सरकार को इस पे और खुश होना चाहिए कि इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने ड्राइवरों के साथ बदतमीजी की, तमाम सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया और तमाम सारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया। तो ये सरकार के काम करने की पड़ा। इनको लगता है कि किसी चीज को दबा देंगे तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन बात उससे नहीं खत्म होने वाली है। इस देश में हजारों हजार लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मर रहे हैं, उसका कहां से जवाब देंगे? अभी कुछ दिन ठीक है राहुल जी, मैं वापस आऊंगी आपकी बात। उमेश अवस्थी जी का जरा रुक कर लेते हैं। उमेश जी, आपने क्या वहां पर जिम्मेदारों से बातचीत की है? क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, लगातार बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जिम्मेदारों की बात सामने आई है तो उनका सीधा साफ एक कहना है कि जो डॉक्टर हैं, जो अधीक्षक हैं, जिनकी लापरवाही सामने आई है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वालों की तरफ से जरूर संवेदनशीलता की बात सामने आई है। उन्होंने एक मर्यादित तरीके से अपनी बिटिया के जो दुख है उनको बांटते हुए कहीं ना कहीं इस मामले से दूर रहने की बात सोची है। वहीं लगातार जो स्वास्थ्य विभाग के औरैया के जो सीएमओ है, उनकी तरफ से एक रटा रटाया बयान जरूर सामने आता है। उनके द्वारा यही कहा जाता है कि मैं अभी 4 महीने में औरैया में मैंने चार्ज लिया है और मैंने बहुत सारी व्यवस्थाएं अच्छी कर दी हैं। तमाम तरह के उनके बड़े बड़े बयान और एक 4 महीने जो उनकी तैनाती है उसको लेकर और इतनी बदहाल व्यवस्था की जो युवती बेटी है, उसका भाई जो मोटरसाइकिल से बाइक से जो अपनी बहन का जो स्टॉल लेके जा रहा है, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है। अब उन्होंने क्या बहुत अच्छा काम औरैया जनपद में कर दिया है वो जानने की बहुत जरूरत है। लेकिन उनके जो अच्छे कामों में बीते सप्ताह पहले एक उनका एक बुरा जो एक गलत काम जरूर सामने आया था कि उनके अधीक्षक के द्वारा जो संविदा पर रखे गए कर्मचारी वो फोन पर
वीडियो में रुपए जरूर मांगते नजर आ रहे थे। प्राइवेट मेडिकल संचालकों से अवैध वसूली का काम जरूर सामने आया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के जो CMO औरैया हैं उनके द्वारा जब तक इन जो लापरवाह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं इसी तरह के मामले जरूर सामने आते रहेंगे। इसी तरीके से अटैच करने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नजर नहीं आता है। ठीक है उमेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। राधे श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दर्शक हैं। राधे श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय रख सकते हैं आप। राधे श्याम जी, अपनी राय रख सकते हैं आप। ठीक है, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर हम बात करें इस तरीके के मामले जो हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। रीना भाटी जी, कोई संतोषजनक जवाब तो दीजिए कि हमें लगे कि भाई ठीक है स्वास्थ्य विभाग में आगे चलकर कुछ तो बदलाव नजर आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे, इतने से तो आप क्या, मैं बार बार आपसे वही बात कर रही हूँ और आप बार बार वही जवाब दे रही। ऐसे कैसे चलेगा? बार बार इसी एक ही जवाब के सहारे जनता भी त्रस्त हो जाएगी। आप एक चीज बताइए बहन जी, अगर सरकार की कोई कमी होती, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, कोरोना काल में आप देख सकते हैं कि इस जनता को है ना सुरक्षित उन्हीं की वजह से बहुत मासूम सरकार बहुत मासूम है, बहुत मासूम है। और सुनिए, अगर जब परिवार के ही लोग ये बोल रहे हैं कि हमने एम्बुलेंस को जानकारी नहीं दी है, हम अपनी मर्जी से ही अपने वाहन से ही हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो एक चीज बताइए कि मैं इस पे बच्चा कह दे तो आप तो उनको भी मरवा देंगे। यूपी के न्याय प्रणाली ये है कि अगर वो बच्चा स्वीकार कर ले, केवल डॉक्टर को जानकारी थी अपनी ये भाई साहब राहुल भाई स्वीकृत की बात है कि अगर इलाज के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसको तुरंत उसके घर भेजने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है। ये बहुत स्वीकृत चीज है। अगर मेरा परिजन है कोई और वो अगर किसी की वजह से प्रताड़ित है तो मैं अपनी बात रखूंगी। ये कोई तरीका नहीं होता कि भाई उनको मरवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ इस प्रदेश की जो न्याय व्यवस्था है ना वो यही है। अभी आप जो सवाल उठा दीजिए कोई, देखिए क्या हस्त्र होता है। आप भी जानती है रीना जी क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की, और आप इस बात को स्वीकार कर रही हैं। नैतिक तौर पे आप खुद इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सच्चाई आप भी जानती हैं कि आप अगर उस परिवार का अगर कोई व्यक्ति अगर कोई इस बात को कह दे कि नहीं एम्बुलेंस नहीं मिला, तो देखिए क्या उसका असर होता है, उसका हश्र क्या होगा। सरकार जिस तरह ऐसे कैसे हर्ष हो सकता है भाई? हम तो कहते हैं कि हम भाजपा में सुरक्षित है, सरकार चला रहे हैं ना, वो इनका यही रवैया है। सकते हैं ऐसी जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि भाई उनके परिजनों पे मतलब कोई दिक्कत एकदम जिस तरह से घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में उसी दावे के साथ आप कह रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में अभी बनारस BHU जैसे संस्थान में बच्चियों वहां के पढ़ने वाली लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है और उसी के सॉलिडरिटी में तमाम सारे छात्र आंदोलन करते हैं। आंदोलन छात्रों को भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र विंग है उनके नेताओं उनके गुंडों के साथ मिलके पुलिस प्रशासन उन बच्चियों को ऊपर हमला करती है, उन छात्रों को हमला करती है। आपको मारा जा रहा है। आप नागरिक बन के भारतीय जनता पार्टी के गुंडे ABVP के तमाम जो नेता हैं वो खुल के मार रहे हैं लोगों को। आप अभी जो अगर सवाल कर दे कि नहीं हमको एम्बुलेंस नहीं मिला, देखिए उनका क्या होता है। ये उत्तर प्रदेश की जस्टिस सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम। चलिए, दर्शकों की राय भी चूंकि काफी अहम होती है तो हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से बहुत बहुत स्वागत है। चंद्र प्रकाश जी, आपका अपनी राय रख सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, उसमें ऐसी घटना घटी है, ये दुखदायी है। मैं इसका समर्थन नहीं करता, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वो हरियाणा है, और ऐसे हरियाणा के उत्तर प्रदेश के अगर खंड खंड किया जाए उत्तर प्रदेश को तो 12 हरियाणा बनते हैं। उसमें ऐसी व्यवस्था उसमें संभालना सरकार के लिए एक बहुत दिक्कत वाली बात होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, परंतु साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के नेता ऐसे हैं। अब एक समाजवादी पार्टी का लीडर है, प्रवक्ता है सुनील सिंह साजन, अब वो कहीं साजन बन जाता है, कहीं सुनील सिंह यादव बन जाता है। अब मेरी समझ में नहीं आता वो कहना क्या चाहता है। तो इस प्रकार से ये जो राजनीति कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग,
ये पहले अपने गिरेबान में झांके। इनके माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। इस प्रकार के घटिया बयान देने में ये लोग माहिर। ठीक है चंद्रप्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। प्रेम हमारे साथ चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, आपके चैनल पर टॉपिक जो चलता है उसी पर बहस होनी चाहिए। पीछे की सरकार ने क्या किया, वर्तमान की क्या कर रही है, अभी जो सिचुएशन है उसके ऊपर में अपने को बात करनी चाहिए। देखा जाए तो हमारे सीएम साहब तो बनारस में लगे हुए हैं, क्या सीएम साहब को कटघरे में क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता है? अगर मंत्री को खड़ा किया जा सकता है तो सीएम साहब को क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता है? वो तो सब जगह बोलते हैं कि कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है, हर जगह हमारी एकदम मुस्तैद है, हम सब तरह के काम कर रहे हैं। एक दिन आप अपने चैनल पर उनको बिठा के और जनता की राय ले तो लिए, कम से कम ये तो पड़े कि रटाए रटाए सब वो बोलते हैं हर जगह, तो उनके प्रवक्ता क्या जवाब देंगे? आप बारी बारी प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, प्रवक्ता क्या बोलेंगी? उनके पास वो बोलने के लिए उनका तो डंडा है सीएम साहब का उनके ऊपर में कि तुमको ये बोलना है, और अपोजिशन जब उठाते हैं तो उनके लिए डंडा है कि आप फजूल की बातें करते हैं। आप देखिए यूपी में क्या चल रहा है, हॉस्पिटलों की दशा ठीक है, एकदम ठीक नहीं है, सड़कों की दशा ठीक है, एकदम ठीक नहीं है, बुलडोजर बाबा बोल के उनको झाड़ के पहाड़ पर चढ़ा दिया गया है। अरे ऐसे बोलने से काम थोड़ी चलता है। और जहाँ जाते हैं दूसरे प्रदेश की बदनामी करते हैं, अरे अपना प्रदेश को संभालिए। और सीएम साहब भी उनकी बड़ाई करते हैं। ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। एक और दर्शक राजस्थान से मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी, अपनी राय रख सकते हैं आप। हाँ जी मैडम जी, ये जो हॉस्पिटल वाले हैं इनको सस्पेंड कराइए। जो रीटा भाटी जी बोल रहे हैं इनको भी बोलिए, योगी जी को बोल के इनको सस्पेंड कराएं मैडम जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहित जी कॉल करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वो निलंबित किए जाएंगे। और हम बात कर रहे हैं आज स्वास्थ्य विभाग की। यूपी में जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग सो रहा है उसको जगाने के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे और इस पर काम करेंगे। इमरान जी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगी, उसके बाद संतोष जी आपका रुख करूंगे मैं। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिस सरकार की और जिस पार्टी के एजेंडे में ही स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा स्वास्थ्य देना नहीं है, तो उससे उम्मीद करना बेईमानी होगी। और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने से सामने आ रही हैं। लेकिन अगर मंत्री जी जिम्मेदार नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप मंत्री को जिम्मेदार नहीं बता सकते तो फिर अधिकारी भी अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जो जिस विभाग का मंत्री है उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और क्या हालत बन रखी है स्वास्थ्य सेवाओं की उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं यशी जी, और ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी आप सरकारी अस्पताल पर चले जाइए, सरकारी अस्पताल के अंदर इलाज की व्यवस्था नहीं होती है। सरकारी अस्पताल के बाहर सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। वहां पर प्राइवेट जांच करने वाली लैब्स मिलेंगी, वहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इमरान जी अनम्यूट कीजिएगा। अस्पताल में नहीं होगा, सरकारी अस्पताल के बाहर होगा। मरीज अगर सरकारी अस्पताल में जाएगा इलाज के लिए तो पर्चे पर सिर्फ और सिर्फ बाहर की दवाएं लिखी जाएंगी, बाहर की जांच के लिए। बिल्कुल, देखिए इमरान जी, यही समस्या है जिसकी वजह से आम जनता जो है वो ऐसे स्वास्थ्य विभाग का रुख नहीं करना चाहती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, सरकारी स्वास्थ्य विभाग जाने का मतलब है कि आप अपने मरीज से हाथ धो बैठेंगे, या इस तरीके की चीजें लगातार लोगों द्वारा कही जाती हैं। लेकिन धरातल पर जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो चर्चा कर जाना बहुत ज़रूरी होता है। संतोष यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? ये स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार तो हमको नहीं लग रहा कि मंत्री जी या मुख्यमंत्री सुधार ला पाएंगे, क्योंकि इसका मुख्य जड़ है भ्रष्टाचार। जब तक भ्रष्टाचारियों की फाइलें उनके सामने खुलेंगी नहीं और टैची में बंद रहेंगी तो यही हाल होता रहेगा। उत्तर प्रदेश में सब है, बहुचर्चित है कानपुर मेडिकल कॉलेज का उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, डॉक्टर संजय काला महाभ्रष्ट, वहाँ कई आरोप लगे, मुख्यमंत्री सारी दवाएं दब गई। अब आप आ जाइए इस पे, जहाँ का औरैया का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये नहीं जानते हैं कि हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को यहाँ तैनात हुए कितने दिन हो गए। सिस्टम में बदलाव की बहुत आवश्यकता है। वहां पर औरैया के अंदर एक CHC, PHC, पोस्टमार्टम हाउस में 10-10, 15-15 साल से कर्मचारी जमा है। उनको क्यों नहीं हटाया जाता? इसके पीछे का राज क्या है? सिर्फ अटैची, जो ज्यादा पैसा देगा कमाऊ जगह उसकी तैनाती होगी। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का फंडा है। और ये कहने को जाता है कि मैं 4 महीने से आया हूँ। भाई 4 महीने से तुम आए, तुम वहां कर क्या रहे हो 4 महीने से?
4 महीने से आके आपने क्या किया? सिर्फ कहने के लिए आए हो मैं 4 महीने से आया हूँ, आपने क्या किया? क्या 1 महीने के अंदर तो तस्वीर बदल देता है। औरैया जिला कितना बड़ा है? औरैया तो बहुत छोटा जिला है, वो बहुत बड़ा जिला नहीं है जो कानपुर के बराबर हो। जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अंडर में कितनी चीजें होती हैं, आप उनसे पूछिए कि 10-10, 15-15 साल से एक फार्मासिस्ट पोस्टमार्टम हाउस में जमा है, कोई कहीं जमा है, कोई कहीं जमा, उसकी बोली लगती है मैडम, उसकी बोली लगती है। जो ज्यादा बोली देगा वो उस जगह कमाऊ जगह जाएगा। ये बड़ी अव्यवस्था सरकार ने कर रखी है। एक सबसे बड़ी बात ये है, जो ये प्रिंसिपल के अंडर में कई अस्पताल कर दिए गए, जैसे 100 शैय्या युक्त चिचौली अस्पताल था, अच्छा खासा चल रहा था, वहां पर 100 शैय्या औरैया चिकित्सालय खोल के उसके अधीन में उसको कर दिया गया। अब वहां बैठ गया प्रिंसिपल वर्सेस मुख्य चिकित्सा अधीक्षक। अब देखिए दोनों में जंग छिड़ गई। औरैया का प्रिंसिपल मुख्य चिकित्सा अधीक्षक पे भारी है, वो उनके सब अपने लोगों को हटा दे रहा, कहीं कहीं पोस्ट कर रहा है। क्या है? पूर्व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से उनकी खुंदस, तो उनके आदमियों को हटा के ट्रामा सेंटर में ऐसी जगह कर दो जहाँ पे न पानी है, न बत्ती है, न बिजली है। संतोष जी, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से आम जनता सफर कर रही है। सफर तो कर ही रही, जब वहाँ पर अभी सांप काट लेगा किसी कर्मचारी को और मर जाएगा तो फिर सब लोग बिल्कुल। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले पर डिप्टी सीएम जरूर सख्ती बरतेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में आज हम बात कर रहे थे स्वास्थ्य विभाग की, जहां पर औरैया का मामला सामने आया, शव को बाइक से परिजन ले जाते हुए नजर आ, और इस तरीके की तस्वीरें बहुत आम हो गई हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कैसे सुधरेगा, स्वास्थ्य विभाग कैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा, ये देखना होगा। जनहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।